Okay, so am I audible for the online members? मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है? Yes, sir. Okay, silence. आप बाहर देख लें, कोई है तो बुला लें. If anybody is left, कोई रह गया बाहर? Everybody is here. Okay, so अब जो है ना हमें समझ में आ गया है कि अगर हमने पर्सपेक्टिव इमेज में से नॉन पर्सपेक्टिव इमेज कैलकुलेट करना है तो इट इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन्स. अच्छा, अब आपको जो इस कोर्स में ज़्यादातर नज़र आएगा ना, जो इस बुक टू वी आर फॉलोइंग फ्रॉम बुक जो मैंने मेंशन की है कोर्स आउटलाइन, आपको एलएमएस पे है ना, आप सब मैसेज आ रहा है आपको? अच्छा, आई विल अपडेट द कोर्स आउटलाइन. उसमें 10% असाइनमेंट है, 10% प्रोजेक्ट है, 30% मिड टर्म है और 50% फाइनल है. So there will be some take home questions, maybe, I don't know, for midterm and final. अच्छा, so phi is a representation of the plane. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, आती है आपको? प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होती है? नहीं, कोई वेरिएबल फिक्स नहीं होता प्लेन में. मुझे नहीं याद क्या इक्वेशन है, बताएं. हाँ, लेकिन प्लेन तो होता ही 3D में. जी कैसे फिक्स हो जाएगा? ये जो मेरे सर पे छत है ये एक प्लेन है, हाइट फिक्स है. वो तो तब है ना कि आप फ्लोर से रेफरेंस ले रहे हैं. अगर मैं दीवार से रेफरेंस ले रहा होता तो वो जो पॉइंट है वो तो दूर है ना. प्लेन की इक्वेशन नहीं पढ़ी अभी तक आप लोगों ने? डीप नेटवर्क आपको पूरे पक्के याद है. तो जिस तरह ये y इक्वल्स टू क्या इक्वेशन होती है, आप जनरली 2D में इक्वेशन अगर मैं लाइन की बोलना चाहूँ ना तो होता है x वाली टर्म होगी, y वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी. तो प्लेन में एक z वाली टर्म होगी, उसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा और एक कांस्टेंट टर्म भी. दैट इज इट. ठीक है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू, इस तरह है लाइन की इक्वेशन. ये आपने इंटरव्यू में ये जवाब नहीं देना कि एक फिक्स कर देते हैं. ठीक है, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है ऑनलाइन क्वेश्चन. अच्छा चले, प्लेन की ये पाई जो है ना वो प्लेन है, तो कितनी वैल्यूज होंगी? x की टर्म, y का, z का और एक कांस्टेंट, 4 डायमेंशनल. ये जहाँ पे पाई लिखा हुआ नजर आए ना आपको, इसका मतलब है कि 4 वैल्यूज है जो कैलकुलेट. x हमें पता चल गया, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गई, इमेज में कोई रो कॉलम होगी और इसकी होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गई. अच्छा, ये जो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हुए नजर आ रहे हैं ना, ये वी विल बी यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस. इमेज में भी हम कहीं से गिनती कर रहे होते हैं ना कि ये वाली रो आ गई और ये वाली कॉलम आ गई, तो वी हैव अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन आवर माइंड कि अगर मैं लिखता हूँ 2 तो इसका क्या मतलब है? इफ आई राइट, अगर 2 लिखा हुआ आपके सामने आए तो इसका क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ना, ये पहला वाला क्या होता है?
ये पहला वाला पॉइंट क्या होता है, एक्स होता है वाई होता है? ये कन्वेंशन है, हम एक्स को पहले लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, वाई भी लिख सकते थे पहले। डू यू एग्री विद दिस? कोई हमें मजबूरी तो नहीं है। But there are conventions and we have to follow conventions so that what we are writing makes sense. So conventions are very important in computer vision and in robotics. यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, इस इमेज में कन्वेंशन ये है कि हम पिक्सल की गिनती करेंगे किस साइड से। हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज बॉटम राइट ऑफ द इमेज या बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज? This used to be a very important quiz question, which I cannot ask you. पेपर में पूछूंगा। चले यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ना। ये वो मैंने 3D एक्सेस बना दिए जो कैमरे के हैं, और ये मैंने इमेज बना दिया, इमेज प्लेन बना दिया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और एक चीज़ कौन सा कलर है, ब्लैक ले, एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। जब ये वाला इमेज आपके सामने ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो वेयर इज दिस रेड वाली थिंग, ये इस इमेज में कहाँ पे होगा? 4 डब्बे में बना देता हूँ, आपने मुझे बताना है। कहीं पे तो नहीं हो सकता, वरना तो इट डजंट मेक सेंस। सेंस कर रहे हैं ना आप एनवायरनमेंट। तो एक एक इज इट टॉप राइट और इज इट टॉप लेफ्ट? नहीं, मैंने पूरा इमेज बना दिया आपके सामने। अच्छा, जो हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया। आप जो क्वेश्चन मेरे से कर रही हैं ना कि आर वी लुकिंग एट दिस इमेज फ्रॉम दिस साइड और आर वी लुकिंग एट दिस इमेज फ्रॉम दिस साइड, यही यही कंफ्यूजन है ना। तो आज से पहले ना यू हार्बर्ड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ हीरो और द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी। तो आपकी ख्वाहिश होती थी कि आप कैमरे के सामने हो। नाउ आफ्टर दिस कोर्स the entire, now we have moved from this side to this side, now we are the director। ठीक है, तो जो भी आपने चीज डिजाइन करनी है ना, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर the one taking the picture। We will not be using this representation where you are in front of the camera, you are behind the camera। तो अब मुझे बताएं, if you are standing over here, ये रेड वाली चीज कहाँ पे होगी, ये ऑरेंज वाली चीज कहाँ पे होगी? दिस इज हाउ। और आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, जब आप कैमरे से पिक्चर खींचते हैं और आपको दिखाता है, तो दिखाता भी इसी पर्सपेक्टिव से है, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। जो चीज आपके लेफ्ट पे होती है वो इमेज में भी आपको लेफ्ट पे नजर आ रही होती है, जो चीज आपके राइट पे होती है वो राइट पे नजर आती है, जो टॉप पे होती है वो टॉप पे नजर आती है। तो विच ऑफ दीज टू पर्सपेक्टिव्स coincide with what your software is doing after capturing the image? ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, यू आर बिहाइंड दिस। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। दिस इज वन ऑफ द कंफ्यूजन। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, आई विल आस्क यू टू डिजाइन समथिंग, and some of the students, since they are so interested in being in front of the camera, so they will interpret it like this. Okay, so
this is another common mistake that we do. That is why when you read the book, it is not making any sense. You say, मेरे हिसाब से तो right पे होना चाहिए था. Book is saying to the left. I don't understand what it is. तो book में convention है. तो क्या convention है? This corner which is showing the xy coordinates, ये actually कौन से coordinates हैं? कौन सा corner है ये? कौन सा इंच, या ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है? ये वाला कॉर्नर है. ठीक है. दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम इमेज के किस कोने से पिक्सल की गिनती कर रहे हैं. आपकी मर्जी है, 4 कोने या चारों से गिनती कर सकते हैं. इस बुक की कन्वेंशन ये है कि वो राइट कॉर्नर से गिनती करती है. जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, दे डोंट फॉलो दिस कन्वेंशन. वो किस साइड से गिनती कर रहे होते हैं? वो टॉप लेफ्ट से कर रहे होते हैं. सारे नहीं करते. This is the first mistake that we do. I code something, my software is not doing what I am trying to do. There are some graphic software who don't take top left as their origin. So it takes 6 months to figure out. This is the mistake that I was actually doing. Up to khair, Python, MATLAB, they have agreed on some sort of convention. But in robotic systems, this is our first aim to find out the value है x equals to 2. So what is the reference? कहाँ से गिनती हो रही है? तो ठीक है. तो x is counting the columns or rows. x count columns कर रहा है, rows कर रहा है. columns कर रहा है. ये भी it's not true in all cases. Sometimes somebody will count rows as x, columns as y. तो ये सारी combinations हो सकते हैं. So we need to figure out the reference whenever we are using a software. The first thing we need to do कि इसकी convention क्या है. वो तब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आप इस माइंडसेट से जाएं कि सॉफ्टवेयर की कन्वेंशन कोई और हो सकती है और हमने बुक में कुछ और पढ़ी. जब आप इस माइंडसेट से कोड लिख रहे होंगे ना कि सॉफ्टवेयर की वही कन्वेंशन है जो मैंने बुक में पढ़ी है, तो देन द ट्रबल विल कम. फिर आपको समझ नहीं आएगी ये क्या हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज समथिंग व्हेन यू वेस्ट 6 months plus thesis, you figure out, oh, this was the problem all along. ओके. तो ये भी हमने कर लिया कन्वेंशन वाली बात. तो ये मैं आई विल टेस्ट योर इमेजिनेशन. आई विल चेंज दीज कन्वेंशन सिस्टम्स इन एग्जाम्स एंड एवरीवेयर. तो फिर मैं आपसे करूंगा जरा मुझे पिक्सल की गिनती करके दिखाएंगे. तो यू आर डन विद दिस. अच्छा चलिए. अब हमारी पूरी रिप्रेजेंटेशन बन गई है कि इमेज इज अ 2D प्लेन. अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ना एक वाइट वाला पोर्शन बनाया हुआ है, एक वाइट वाला प्लेन बनाया हुआ है ग्रे वाले प्लेन के ऊपर. What does this plane represent? ये जो व्हाइट वाली चीज है ये क्या represent है? मेरे यहाँ जो एक्चुअल कैमरा है उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लिमिटेड है. तो जितना उसका वो अपर्चर है ना, ओपनिंग है, वो उतना ही इमेज बना सकता है. अगर एक कैमरा होगा जो जिसका अपर्चर बड़ा है वो बड़ा इमेज बना लेगा. तो इन थ्योरी दिस एंटायर प्लेन एग्जिस्ट. मेरा कैमरा उसको कितना कैप्चर करता है वो ग्रे वाला पार्ट है. डू यू एग्री विद दिस? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं इधर दोबारा करने की कोशिश करता हूँ. ये जो ब्लैक वाला मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ना, ये वो वाला इमेज है जो मेरे कैमरे ने कैप्चर कर लिया. ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पिक्सल है, एक मिनट ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल. ये जो पहला पिक्सल है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ये जो ये बिल्कुल स्टार्ट में है, ये जो ये वाला पिक्सल है,
अगर तो आप मैटलैब यूज कर रहे हैं ना, तो मैटलैब में तो 0 0 ये पहला है ना, दिस इज योर फर्स्ट पिक्सल, तो इट कैन बी 1 1। तो अगर मैं इसको 1 1 कह रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 भी होता है ना। अगर मैं इसको 1 1 कह रहा हूँ तो वो 0 0 किधर होगा? वेयर इज द 0 0 पॉइंट? आपका कैमरा अगर ना रिकॉर्ड कर पाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। 0 0 होगा किधर, बता सकते हैं आप? नहीं नहीं, ऊपर नहीं नीचे कर रहा हूँ, ये कन्वेंशन देखें, ये आपका ओरिजिन है। 0 0 का मतलब है एक्स में भी 1 यूनिट पीछे जाना है और वाई में भी 1 यूनिट पीछे जाना है। तो वो कहाँ है? दिस इज दिस इज 0 0। तो ये जो है, ये वाला जो ब्लैक बॉक्स है, दिस इज द विजिबल पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं। ये जो बाकी सारा वाइट है ना, ये आपके कैमरे ने कैप्चर नहीं किया, लेकिन अगर कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू बड़ी होती तो यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको नजर आनी थी ना। ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप दो इमेजेस को स्टिच करने जाएंगे ना, पैनोरामा बनाना जाएंगे, तो फिर एक इमेज के साथ आपने दूसरा इमेज अटैच करना है। तो अगर ये 1 1 है तो इट विल बी द अदर इमेज विल बियॉन्ड दिस बॉक्स, तो इट हैज ऑल्सो अ नंबर। तो -10 किधर होगा? और अगर लेट से इमेज का साइज है 400 तो 10 100 1000 किधर होगा? यहाँ पे कहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपका कैमरा कैप्चर नहीं कर सका। चूरी में तो है, इसमें से सिर्फ ये ब्लैक वाला बॉक्स आपका इमेज कैप्चर कर सके। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है, देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग अबाउट इट, बट still I will repeat it multiple times and even then you will make the same mistake and I will say बाद में I told you। अच्छा, तो ये हमारी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। We will understand this representation as we move along कि ये जो 3D रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये O का क्या मतलब है, और ये जो इस 3D एक्सिस से बाहर पीछे चीजें हैं, इनका क्या मतलब है, what do they represent? We will come to that point। अभी जो जल्दी से आपने मुझे कर दिखाना है ना, वो एक चीज रह गई हमारी, एक एग्जांपल रह गई। आपने दो लाइंस को मुझे इंटरसेक्ट करके देना है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। जरा जल्दी से मुझे करके दे दें, मैं लिख देता हूँ आपको। ये दो लाइनें, पहले आप इसकी होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन बनाएं और फिर जो रिजल्टिंग वेक्टर आता है वो आपने मुझे जल्दी से बताना है। तो वी विल रिजॉल्व वन ऑफ द मिस्ट्रीज कि क्यों हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। इसके जवाब में वो मिस्ट्री है।
क्या आंसर आ रहा है जी? 010 010, ये ठीक है आंसर जिसका भी आया है। ये दोनों लाइनें जो है ना इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइनें थी, इन्होंने कभी इंटरसेक्ट करना ही नहीं था। तो ये क्या पॉइंट है 010? हाँ, आखिरी वन करें आप। ये सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट नहीं हो सकती। मैं अपना माइक बंद कर देता हूँ। मेरा माइक बंद होता है? I can mute my mic. This is a learning. सर मैं ये कह रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट नहीं हो सकती ना। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो है कोई नहीं। अच्छा जी, जो पहली चीज है ना जो हमने अचीव की है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव अचीव्ड, जो हमने आज से पहले नहीं किया था, हमने पैरेलल लाइनों को कभी इंटरसेक्ट नहीं किया था। नॉर्मल लीनियर अलजेब्रा में किया था कभी आपने? कभी नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव मैनेज्ड टू सॉल्व दैट एंटायर सेट ऑफ इक्वेशंस। इसमें इंफिनिटी नहीं आने दिया हमने, तो हम रुके नहीं हैं। अब जो नई बात है ना, जो पॉइंट्स जिनका आखिरी कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, these are special points. We will remember कि ये these are special points, these are not normal points. These points exist at infinity. 0/0 क्या होता है? करना पड़े आखिरी को 1। तो ये जो जिस पॉइंट में इंफिनिटी आना था ना, जो बहुत दूर था, उसको हमने ये इस रिप्रेजेंटेशन से बता दिया है कि जब आखिरी पॉइंट में 0 आ जाए ना, इसका मतलब है ये कोई चीज बहुत दूर है। दिस इज अ पॉइंट एट infinity, but we still have managed to solve the problem. तो ये एक और फायदा है हमें, ये जो हमने नई रिप्रेजेंटेशन बनाई है ना, इसमें हम we are not आंसर इंफिनिटी आएगा तो हम रुक जाएंगे। और हमें पता है एक्चुअल जो 3D प्लेन है, लाइंस विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, so we want that. देखिए मैं इसका सादा जवाब देता हूँ। आपके पास इमेज था, आपने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीख ली, आपने अप्लाई की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आपने उनको इंटरसेक्ट किया यूजिंग होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन, और आंसर आ गया 0। इसका क्या मतलब है? ये लाइनें कर रही हैं, इसका मतलब है कि जो आपने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है वो बिल्कुल ठीक है। यही करना चाहते थे ना हम, तो इस तरह यूज करेंगे हमें 010। पहले हम मॉडल नहीं कर पा रहे थे स्टैंडर्ड अलजेब्रा में कि कैसे करेंगे, कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो जो पॉइंट फाइनाइट पॉइंट एट गोज टू इंफिनिटी, वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंफिनिटी से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो फाइनाइट हो जाए और फिर इनफाइनाइट हो जाए? वो हमारे पास नहीं थी, अब हमारे पास है ट्रिक। अच्छा, एक चीज और रह गई है इस नई दुनिया के अंदर। ये जो पॉइंट है ये भी किसी लाइन पे एग्जिस्ट करता होगा ना, तो ये जो हमारे पास लाइन है ना 001, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डॉट प्रोडक्ट लें, आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरह एक आइडियल पॉइंट होता है, उस तरह एक आइडियल लाइन होती है। ऑल द आइडियल पॉइंट्स एग्जिस्ट एट
आइडियल लाइन। अब जेन में नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट वी हैव फिगर्ड आउट अ मैथमेटिकल ट्रिक टू हैंडल दैट केस। तो जब मेरे पास पॉइंट में आखिरी जीरो आ जाए, ये आइडियल पॉइंट बन गया। और अगर मैं लाइन फाइंड आउट कर रहा हूँ और 001 आ गया, आइडियल लाइन। तो ये काम हमने कर लिया। तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले ना एक क्विज तो नहीं है, बट अच्छा मैं अब आपसे ना आई वांट यू टू डू अ मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपल आपको आती है। आई वांट टू सी कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं। लेट्स सी हु कैन डू इट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। हाँ ठीक है, डन बोल लें, छलांग लगाएं, छत पे लगे जाके, ताकि मुझे आवाज आए, बस मुझे पता चल जाएगी। Let me try using this new technology. ये पहली वाली मैट्रिक्स है एंड इट इज मल्टीप्लाइंग विद अ वेक्टर। नहीं नहीं, ब्लैक कलर है, इधर ब्लैक से लिखा हुआ है। ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है ये? कैन यू सी दिस मैट्रिक्स? No, sir. सुनाई नहीं दिया मुझे। चलिए, अब नजर आ रहा है? चलिए आप देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। ठीक है, चलिए जरा जल्दी से करें और मैं इसका आंसर देखकर बता देता हूँ। डन। ठीक है, यही आंसर आता है जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर। Yes. देखो और ट्राई करते हैं। तो there is a special structure to this 3x3 मैट्रिक्स, है ना? कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना वेक्टर के साथ, इसके अंदर एक फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। ये कैसे फौरन से पता चल जाता है कि ये आंसर। This is one of the interesting things. First time matrix vector multiplication was making sense to me. Okay, what is happening?
if I understand the underlying process, I can do this calculation much quicker than following rules के रो को multiply करूँ column से और मतलब whatever the process is. I can write a 4x4 matrix और उसका भी जो है ना इतनी जल्दी जवाब निकले. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1 0 5 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 2 2 से, क्या आंसर होगा? ठीक है ना. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. ये जो 3 क्रॉस या 4 क्रॉस 4 मैंने लिखी है ना, इट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर. जी नहीं, अपर डायगोनल की वजह से नहीं है. इसके आई कैन चेंज दीज अदर वैल्यूज एज वेल, बट नाउ ये जो प्लेन टू प्लेन मैपिंग है ना, वी विल अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ. ये जो 3x3 मैट्रिक्स है ना, कि हम वैल्यूज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. So this vector is a 2D point. When I write it as a vector, it is 3x1. One 3x1 vector is being mapped to another 3x1 vector. So this transformation would be like कैसी होगी? एक 3x1 vector है, वो मैप हो रहा है after transformation to another 3x1 वेक्टर. तो ये जो बीच में मैट्रिक्स है इसका क्या साइज होगा? 3x3. तो अब हमने प्रूव करना है कि वाकई एक 3x3 मैट्रिक्स जो है ना, इस सारे इमेज मेकिंग, इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. हम इसको पता चलाएंगे, इसका इन्वर्स करना हमें आता है. तो पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इमेज प्लेन से एक्चुअल प्लेन में. वी हैव ऑल द पॉइंट्स इन एक्चुअल प्लेन एंड वी कैन डू use that plane for metric calculation. जब आप तस्वीर खींच लेते हैं तो एक्चुअल प्लेन तो आपके पास नहीं होता ना, आप तो सिर्फ तस्वीर होती है. तो उस तस्वीर से आप अपने वो वाला प्लेन बनाते हैं. उस प्लेन को बनाने के लिए आपको ये वाली मैट्रिक्स चाहिए. तो इट इज जस्ट अ 3x3. अच्छा, अभी जो एज अ होमवर्क आप लोग कर कर आएंगे ना, आप करके आइएगा. I will convert this 3x3 matrix into blocks. पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, थर्ड ब्लॉक ये है, और फोर्थ ब्लॉक इसको पहले वाले ब्लॉक को आप ए कह लें, इसको बी कह लें, ब्लू वाले को सी, वाले इस ऑरेंज वाले को सी कहते हैं, और ये जो फाइनल बचा है इसको डी कहते हैं. ये 4 ब्लॉक्स हो गए 3x3 में. और ये जो वेक्टर है इसमें भी 2 ब्लॉक हैं. इसको ई कह देते हैं, ये जो पहले वाला है, और एफ कहते हैं. तो द ब्लॉक ए विल मल्टी ब्लॉक ई. इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ए मल्टीप्लाई बाय ई प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ, सी मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ. यूं लिख सकता हूँ. आप करके देखिएगा, कन्विंस योरसेल्फ कि ये पूरी मैट्रिक्स वेक्टर कैलकुलेशन इट कैन बी रिप्रेजेंट. ए का क्या साइज है? ए का साइज है 2x2, और ई का क्या साइज है? 2x1. ये दो मल्टीप्लाई हो सकती हैं आपस में, हो सकती हैं. एक के रोज
दूसरे के कॉलम्स के बराबर हो तो हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका क्या साइज होगा, 2 क्रॉस 1। तो ए ई इज अ 2 क्रॉस 1 वेक्टर। बी का क्या साइज है, 2 क्रॉस, और एफ इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका क्या साइज होगा, 2 क्रॉस 1 का वेक्टर 2 क्रॉस 1 के साथ ऐड हो सकता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये 2 क्रॉस 1 आपको दे देगा। सी का क्या साइज है, और ई का 2 क्रॉस 1, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 क्रॉस 1, और इसी तरह ये डी और एफ। तो 1 क्रॉस 1 कैन ऐड इनटू 1 क्रॉस 1, तो फाइनली ये जो वेक्टर बनेगा ना आपके पास, उसका क्या साइज होगा, 3 क्रॉस 1, और 3 क्रॉस 1 ही होना था। 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्रॉस 1 इज 3 क्रॉस 1। तो दिस जाके ब्लॉक्स में इसको ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन, इसको ब्लॉक्स में डिवाइड करके ना, इफ द ब्लॉक्स आर कंसिस्टेंट, आपकी मर्जी नहीं है कि आप ए को कुछ भी कह दें। मतलब मैं ए कह देता टॉप लेफ्ट में, सारे ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन कंपैटिबल नहीं है, कुछ ही कंपैटिबल है। ये जो अभी हमने बनाई है ना, ये 2 क्रॉस 2 होगा, बी 2 क्रॉस 1 होगा, ये दिस इज ओके एंड दिस इज व्हाट वी नीड। और कौन से तरीके हैं कंपैटिबिलिटी के भी यार, तो ये जो है ना, दे विल ऐड फिजिकल मीनिंग टू व्हाट वी आर डूइंग इन दिस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। So this is important. Practice few matrices at home and convince yourself. यही हो रहा है। अच्छा, now let's discuss the last thing before we ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट किया। कितने अननोन है, कितने अननोन है, 9 नहीं है। मैं हिंट दे देता हूँ आपको अभी। तो जो ब्लॉक्स बनाए थे उतने, ये जो वेक्टर है 3 क्रॉस 1 का, ये आपने किसी पॉइंट से बनाया था ना, देयर वाज अ पॉइंट। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। दोनों ये इक्वेशन है ना आपकी, दिस इज योर इक्वेशन। मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइडों पे, विल इट चेंज द इक्वेशन, नहीं करेगा। a इंटू एक्स हैट a इंटू एच इंटू एक्स, दिस थिंग इज दिस थिंग, यू एग्री विद मी, ये दोनों इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ये इक्वल है। ये दोनों वेक्टर अगर मुझे किसी ने दिए हो और मेरे से भी पूछे कि पॉइंट बताएं, मैं पॉइंट बता दूंगा। आखिरी कोऑर्डिनेट को 1 करूंगा तो ये जो के का इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। द इंटरेस्टिंग पार्ट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। मैं के को एच से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं के को एक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं के को एच से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स, एच इज इक्वल टू के एच। So homogeneous representation which we are using, here we have this issue कि ये इक्वलेंसी का इशू होगा। अगर मैं 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस लिखूं, वो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये दोनों इक्वेशंस में, तो मैं लिखूं उसको जैसे मर्जी, आई शुड नो कि मैं उससे बेस रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जब भी ये स्केलर आ जाएगा ना, तो जिस तरह पॉइंट में हम आखिरी कोऑर्डिनेट 1 करते थे, तो इस मैट्रिक्स में भी हम एक पॉइंट को 1 कर देंगे। तो अगर एक इनमें से 1 हो जाएगा तो बाकी कितने, आपकी मर्जी है, आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, आप किसी को भी 1 करें। लेकिन फिर आपने अपनी कन्वेंशन याद रखनी है
कि आप किसको 1 करके पॉइंट निकालते थे, मतलब आप तीसरे कोऑर्डिनेट को 1 करके पॉइंट निकाल रहे हैं, तो जब आप पॉइंट बनाने जाएंगे तब भी उसी को 1 करना है, वो एक्स वाई कहीं और जाएंगे फिर। ये यहाँ से प्रूव किया है ना, एच और के एच एक ही चीज है। अगर मैं दो मैट्रिक्सें लिखती हूँ मैंने, तो वो एक्चुअली किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इन दोनों में से वो एक चीज निकालने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने पॉइंट के साथ भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना, वो मैं इधर भी इसके साथ भी वही काम करूँ। हाँ, मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 2 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 6 8 10 12 14 16 18, और मैं कहता हूँ कि ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इनमें से किसी, इस वाली मैट्रिक्स में से किसी एक को 1 कर देता हूँ। ये तो बड़ी 1 है। चलिए आप इसको नहीं 1 करना चाहते, आप ये आखिरी वाले को 1 करना चाहते हैं, तो आप इस मैट्रिक्स को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें भी किसी एक उसी को 1 कर देते हैं, इसमें 18 को 1 कर देते हैं। मैट्रिक्स में हम इस मैट्रिक्स की वैल्यूज को किससे डिवाइड करेंगे, 18 से आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी, और इस मैट्रिक्स में 9 से डिवाइड करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी, वो दोनों बराबर होगी, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो हमने निकाल लिया, अगर दो मैट्रिक्सें किसी स्केलर मल्टीपल यूज कर मल्टीप्लाई करें, एक से दूसरी बन जाए ना, तो वो एक ही प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद बताया, ठीक है। तो दिस थिंग विल से हो जाएगी होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन में। आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पॉइंट इज 2 नॉट 3। राइटिंग अ पॉइंट एज अ 3x1 वेक्टर डजंट मीन कि उसमें 3 अननोन है। उसमें कितने अननोन है, 2 ही अननोन है। आप 3 से लिख लें उसको, और फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे लगेगा कि 3 वैल्यूज है, अननोन 2 है। इसी तरह जो भी आप मैट्रिक्स बनेगी उसमें एक कम होगा, जितने अननोन होंगे ना उनमें से एक कम होगा। इसमें 9 अननोन है, तो एक को 1 कर देंगे और बाकियों के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यू कैन गो एंड रीड द बुक, ट्राई अंडरस्टैंड दिस थिंग सिंक्स इन, कि ये 1 वाली बात क्या चीज। तो नाउ आवर एम इज के हम ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। कितने अननोन है हमारे पास, एक पॉइंट कोरेस्पॉन्डेंस। कितनी इक्वेशंस चाहिए हमें, कितनी इक्वेशनें चाहिए हमें, 8 चाहिए ना। ये जो अभी नजर आ रही है, ये कितनी इक्वेशन है, हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू सी राइट नाउ। एक इक्वेशन तो नहीं है, 3 इक्वेशनें बनती हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कैसे होगी, एक का साइन इक्वल टू एक का है ना। इक्वेशंस कितनी है ये, 3। कितनी इंडिपेंडेंट है इनमें से, सारी नहीं इंडिपेंडेंट। अगर पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट्स इंडिपेंडेंट है ना पॉइंट में, तीसरे वाला तो डिपेंडेंट है बाकी 2 पे। तो इस 3x3 में से कितनी इक्वेशंस हैं, इंडिपेंडेंट कितनी है, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस आपको कितनी इक्वेशंस देता है। अगर आपको भी बता दे कि इस इमेज में 3D प्लेन में जो पॉइंट है वो इस इमेज में ये पॉइंट है, अगर कोई बता दे एक पॉइंट, अगर आपको एक पॉइंट, तो आप कितनी इक्वेशंस बना लेंगे, बनानी कितनी है आपने, 8 बनानी है। तो कितनी ऐसी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, एक लाइन पे नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। So we will see how this is a very interesting representation. Once we understand this, एक आपने ये करना है, ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तीसरा चीज जो आपने करनी है,
तो आपने मुझे याद करवाना है कि ax इक्वल्स टू 0 कैसे सॉल्व करते थे आप लोग। ax इक्वल्स टू b आपने सॉल्व किया हुआ है, ax इक्वल्स टू 0 कैसे सॉल्व करते थे ये आपने कर कर आना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, देयर इज अ फीमेल स्टूडेंट इन आवर लैब, शी इज ट्राइंग टू कैच बटरफ्लाइज एंड ड्रैगनफ्लाइज, so she is doing that some bug experiment, so she has requested help कि कोई उसको जो है ना बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई पकड़ के, ये जो हमारा लॉन है उसमें से, शी हैज सम ऑपरेटर्स बट शी कैन नॉट रन आफ्टर दी बटरफ्लाई। तो आप में से जो ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेट मी नो, मैं उनका ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ऑन वेडनेसडे सम ऑफ यू कैन हेल्प हर इन कैचिंग फ्यू बटरफ्लाई। ठीक है।